दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपडेटेड आईटीआर फॉर्म फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अर्थात असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर को आप लोग कैसे फाइल कर सकते हो। सेक्शन 139(8)(a के अंतर्गत एक्सेल यूटिलिटी से जेसॉन फाइल जनरेट करके। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई हो, चाहे वो सैलरी से हो, पेंशन से हो या बैंक एफडी के इंटरेस्ट से हो या बैंक का ब्याज हो या मकान किराया हो, यानी कि कुल मिला के अगर आपकी सैलरी इनकम है और आप पर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। इस साल का जो आईटीआर यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का जो आईटीआर भरने की लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई 2025। अब इसको गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 किया था, यानी कि 15 सितंबर तक आप अपना आईटीआर बिना किसी लेट फीस के भर सकते थे। परंतु फिर भी अगर आप मान लो इस तारीख तक अपना आईटीआर नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड आईटीआर विद लेट फीस इनकम टैक्स के साइट पर फाइल कर सकते थे। परंतु अगर आपने 31 दिसंबर 2025 की डेट भी मिस कर दी तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप सेक्शन 139(8)(a के अंतर्गत एक्सेल यूटिलिटी द्वारा आईटीआर की जेसॉन फाइल जनरेट करके 31 मार्च 2030 तक अपना आईटीआर भर सकते हो। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कि किन्हीं भी कारणवश अपना आईटीआर नहीं भर पाए तो आप सेक्शन 139(8)(a के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2025-26 का आईटीआर भर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्वयं से ही कैसे सेक्शन 139(8)(a के अंतर्गत आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हो। लाइव इस वीडियो में मैं आपको पूरा आईटीआर भर के फाइल करके दिखाऊंगा। साथ ही बात करेंगे कि सेक्शन 139(8)(a में आईटीआर फाइल करने के लिए क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अर्थात किन किन कंडीशन में आप इस सेक्शन में आईटीआर फाइल कर सकते हो, इत्यादि बातों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी असेसमेंट ईयर 2025-26 का आईटीआर भरने से चूक गए हो और आप अपना आईटीआर एक टैक्स एक्सपर्ट और सीए के माध्यम से भरवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और रजिस्टर का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके पैन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज अगर आप इनकम टैक्स की साइट पर पहली बार हो और नए हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर पैन और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर एआईएस नाम का ऑप्शन रहेगा, सिंपली इस एआईएस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर एआईएस पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चॉइस 25 सेलेक्ट करना है, जिसका की असेसमेंट ईयर 25-26 होता है, यानी कि एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से हमेशा एक साल आगे चलता है, अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई है उसका असेसमेंट ईयर 25-26 होता है, जो कि कर निर्धारण वर्ष कहलाता है और असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर चॉइस 25 सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टीआईएस का, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इस पर क्लिक करना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखोगे हमारी सैलरी इनकम है 5,99,362 रुपए और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 1417 रुपए है। और अगर यहाँ पर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट भी हो तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर आपकी सैलरी इनकम, बचत खाते का ब्याज, एफडी इंटरेस्ट वगैरह है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपकी शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है तो आईटीआर 2, साथ में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है या क्रिप्टो है या गेमिंग इनकम है तो आईटीआर 3। और अगर आपकी किसी भी तरीके का बिजनेस है और आप बिजनेस रन कर रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल आउट करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आईटीआर 2, 3 और 4 का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके जो भी आपके ऊपर आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है, चाहे आईटीआर 2 हो, 3 हो या 4 हो, उसको देख करके अपना आईटीआर फॉर्म असेसमेंट ईयर 25-26 का फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर
एआईएस को आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर नॉर्मली सैलरी और बचत खाते का ब्याज या एफडी का ब्याज है तो ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है, और अगर आपके ऊपर कोई दूसरा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है तो वही आपको फॉर्म फाइल करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर जो है सैलरी इनकम है और बचत खाते का ब्याज है, तो उस केस में ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में दूसरा काम करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में ऑप्शन रहेगा व्यू फॉर्म 26AS। तो इस चेकबॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड करना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन। इस पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, देन व्यू एज HTML करके व्यू या डाउनलोड करना है और फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो फॉर्म 26 को देखने का मतलब यही होता है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो या एफडी इंटरेस्ट से हो या अदर कोई भी इनकम हो, उस पर अगर किसी भी प्रकार का टैक्स कटा हुआ है तो वो आपका फॉर्म 26 में आ जाएगा। बट मेरे केस में यहाँ पर सैलरी है जो कि टैक्सेबल नहीं है, इस पर भी टैक्स नहीं कटा है, साथ ही में अदर कोई ऐसी इनकम नहीं है जिस पर की टैक्स कटा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके एआईएस चेक कर लेना है कि आपकी कौन कौन सी इनकम रिपोर्ट हो रखी है और उसी इनकम के अकॉर्डिंग ही आपको ITR फॉर्म 1, 2, 3 या 4 का सिलेक्शन करना है। दूसरा काम करना है, फॉर्म 26 को आपको देख लेना है, किसी भी तरह की इनकम पर टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पर आपका फॉर्म 26AS में शो हो जाएगा। इसके बाद में हम शुरू करते हैं ITR फाइलिंग। तो ITR भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा का। सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी ईयर का आप ITR भर रहे हो वो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी प्रीफिल डाटा की एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद में दूसरा काम करना है, एक अलग विंडो में आपको इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 जिसका की फाइनेंशियल ईयर 24-25 होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ITR 1, 2, 3, 4 यानी कि आपके ऊपर जो भी ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है उसकी एक ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल यूटिलिटी की यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड होगी। सिंपली जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल डाउनलोड हुई है वहां पर इसको ओपन कर लेना है और इस फाइल पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया है। सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल रहेगी, इसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना है और यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लॉक रहती है, तो सिंपली इसको अनब्लॉक करके इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर फिर राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट टैक्स और इम्पोर्ट प्रीफिल। तो जो अभी आपने ई फाइलिंग पोर्टल से जेसॉन फाइल यहाँ पर डाउनलोड की थी तो उसको यहाँ पर एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करना है। तो सिंपली इंपोर्ट प्रीफिल ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जहाँ पर आपने अभी प्रीफिल फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इस प्रीफिल फाइल का बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल होती है, नाम, एड्रेस और इनकम वगैरह, वो इस एक्सेल फाइल में प्रीफिल फाइल की सहायता से ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिससे कि आपका ITR फॉर्म भरना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो चुका है प्रीफिल फाइल का। तो सिंपली यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कहाँ पर जॉब करते हो, कहाँ पर सर्विस करते हो। तो यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशनर वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रहेगा डू यू विश टू एक्साइज ऑप्ट आउट 115 BAC 6, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में किसमें अपना ITR भरना चाहते हो। तो अगर आपने इसकी लास्ट डेट जो कि 15 सितंबर 2025 थी, अगर वो मिस कर दी है तो उसके बाद में जब भी आप ITR भरोगे तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही भर पाओगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपना ITR नहीं भर पाओगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपका मेल ID, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन। तो यहाँ पर जो ITR भरने का सेक्शन है वो है 139(8)A, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपकी जो भी सैलरी इनकम हो, जैसे मेरे केस में यहाँ पर AIS को आप चेक करोगे तो मेरी सैलरी
सैलरी 5,99,362 रुपए है, जो कि एआई से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। इनकेस अगर आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली नहीं आती हो तो यहाँ पर इसको आपकी जितनी भी सैलरी हो वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद में ओके कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो सेक्शन 10 में अगर आपकी कोई अलाउंसेंस वगैरह एग्जम्प्ट हो तो उसकी डिटेल एंटर कर देनी है। अदरवाइज इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसको आपने किराए पर चढ़ा रखा है, अर्थात आपका मकान किराया आपको मिलता है अपने किराएदार से, तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको लेट आउट सेलेक्ट करके जितना भी आपको किराया मिलता है, जैसे महीने के 10,000 के हिसाब से साल का 1,20,000, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इनकेस अगर आपका किराया नहीं हो तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल एंटर नहीं करनी है। फिर यहाँ पर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जो भी आपकी एफडी का ब्याज और बचत खाते का ब्याज हो एआईएस के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पर बचत खाते का ब्याज है 1417 रुपए, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। इन केस में अगर आपके नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करके जो भी अमाउंट हो वो एंटर कर देना है। अगर आपकी कोई भी इनकम जैसे एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एंटर कर देना है, जो भी आपका एआईएस के अकॉर्डिंग हो। बट मेरे केस में यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आप देखोगे एनपीएस में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 64,694, जो कि प्रीफिल फाइल की सहायता से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। बाकी आपको न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हो तो कुछ विशेष डिडक्शन नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद में इसके होम ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप जो भी सीट कंप्लीट करो उसको यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करके वैलिडेट करवा देना है। तो हमारी ये इनकम टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं पार्ट ए जनरल 139.8A। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको A5 में पूछेगा कि क्या आपने असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर पहले भरा है। अगर नहीं भरा है और पहली बार भर रहे हो तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये पूछेगा A8 में कि क्या आप सेक्शन 139.8A में आईटीआर भरने के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर A10 में आपसे रीजन पूछेगा कि आप अपना आईटीआर क्यों भर रहे हो, तो यहाँ पर ड्रैग डाउन में आपको सेलेक्ट कर लेना है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, यानी कि हमने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है। फिर इसके बाद में असेसमेंट ईयर 25-26 का आप आईटीआर भर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड सेलेक्ट करना रहता है A11 में। तो यहाँ पर अगर आप 31 मार्च 2027 से पहले भर रहे हो तो अप टू 12 मंथ, अगर 27-28 में भर रहे हो तो 12 से 24 महीने, 28-29 में भर रहे हो तो 24 से 36 महीने और 29-30 में भर रहे हो तो 36 से 48 महीने। तो हम यहाँ पर आईटीआर जनवरी 2026 में भर रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 12 मंथ आपको सेलेक्ट करके इस सीट को भी वैलिडेट करवा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट ले लेते हैं टीडीएस की। तो अगर आपका कोई सैलरी में से टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पर टीडीएस शेड्यूल 1 में आ जाएगा। इनकेस अगर आपकी कोई मकान किराए में से या एफडी इंटरेस्ट में से या डिविडेंड पर टीडीएस कटा हुआ है तो वो यहाँ पर टीडीएस शेड्यूल 2 में आ जाएगा। सिंपली हमारा कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ है तो इस सीट को भी आपको वैलिडेट करवा देना है। नेक्स्ट यहाँ पर टैब ले लेते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब। तो यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट नंबर और उसको सेलेक्ट फॉर रिफंड होना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे आपका नाम, पिताजी का नाम, सेल्फ, ये सारा कुछ डाटा जो है प्रीफिल फाइल की सहायता से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर पैलेस में आप जहाँ से भी आईटीआर भर रहे हो वो पैलेस आपको एंटर कर देना है और इसके बाद में होम ऑप्शन पर आकर के इस सीट को भी वैलिडेट करवा देना, यानी कि प्रीफिल फाइल की सहायता से आपका बहुत कुछ डाटा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट सीट ले लेते हैं पार्ट बी ATI। तो यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 1 की सब हेड ABCDEF में आपको इनकम डिटेल एंटर करनी है, यानी कि आप अपडेटेड आईटीआर भर रहे हो तो किस हेड में कितनी इनकम यहाँ पर शो कर रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट की A में है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपकी जो भी सैलरी से इनकम हो, जैसे मेरे केस में यहाँ पर सैलरी इनकम है 5,99,362 रुपए, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपको मकान किराया मिलता है, यानी कि आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है, तो जो भी इनकम हो एज पर यहाँ पर आपको इनकम डिटेल में चले जाना है और हाउस प्रॉपर्टी की जो भी यहाँ पर नेट इनकम आए वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। बट मेरे केस में नहीं है। फिर आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इनकम सीट में जाओगे तो यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 1417 रुपए। तो सिंपली यहाँ पर 1417 रुपए आपको एंटर कर देने हैं। फिर आपकी ये सीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम डिटेल पर जाना है और इसके होम ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन, इस पर आपको
आपको क्लिक करना है तो आपके टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर जो है टैक्सेस पेड अंडर सेक्शन ऐसा करके एक पॉपअप आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर भरा है वो इसकी लास्ट डेट के बाद भर रहे हो, तो आपके आईटीआर पर आपको लेट फीस का या टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आप अपने आईटीआर में यहाँ पर कॉलम नंबर 7 में टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी शो कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर कॉलम नंबर 7 में आप अपनी इनकम 3 लाख से ज्यादा कर रहे हो तो ही आप आईटीआर भर पाओगे। अगर ये इनकम जो 4,61,090 है वो अगर 3 लाख से कम है तो आप आईटीआर नहीं भर पाओगे, क्योंकि 3 लाख जो लिमिट है वो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी ओवरऑल इनकम आफ्टर डिडक्शन 3 लाख से ज्यादा है तो ही आपको आईटीआर भरना है, अदरवाइज आईटीआर नहीं भरना है। और दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक होती है, यानी कि हमारी इनकम जो है 4,61,000 है जो कि 3 से 5 की लिमिट के बीच में है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन 234 एफ में 1000 लेट फीस का पेमेंट करना रहेगा। इन केस अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है बट 7 लाख से कम होती है तो यहाँ पर जो लेट फीस 1,000 रुपए की है वो आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 7 लाख से भी ज्यादा होती है तो उस केस में लेट फीस 5,000 रुपए प्लस आपका जो भी टैक्स वगैरह बनता है उसका आपको पेमेंट करना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कितने टैक्स का या लेट फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पार्ट बी एटीआई, और यहाँ पर कॉलम नंबर 13 में टैक्स ड्यू का ऑप्शन रहेगा, यानी कि 1,000 रुपए का आपको टैक्स का पेमेंट करना है, क्योंकि हमारी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है जहाँ पर 1,000 रुपए की लेट फीस का हमें पेमेंट करना है। तो इस 1,000 की लेट फीस का पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली आ जाना है अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और 1,000 रुपए का भुगतान करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ई फाइल, और इसमें थर्ड ऑप्शन रहेगा ई पे टैक्स। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा न्यू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद में यहाँ पर इनकम टैक्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे प्रोसीड ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर का आपका आईटीआर भर रहे हो तो जो असेसमेंट ईयर 25-26 है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। इसके बाद में जो आपकी 1,000 रुपए की लेट फीस है सिंपली यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में एंटर करके इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में जो पेमेंट के ऑप्शन है जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, नेफ्ट या आरटीजीएस या यूपीआई इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, तो आपको जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना हो वो सिलेक्ट कर लेना है। बट जो सबसे इजी पेमेंट मोड है वो है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेनी, कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, जरूरी नहीं है जिस बैंक में अकाउंट हो वही आप सेलेक्ट करो। सिंपली आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है। इसके बाद में इसको चेक बॉक्स को टिक मार्क करके स्किप दिस स्टेप कर देना है, और यहाँ पर जो है आपको 1,000 रुपए का पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या क्यूआर से। तो जो सबसे इजी ऑप्शन रहता है वो है यूपीआई क्यूआर। सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। तो आपको जो भी यूपीआई ऐप आपके फोन में इंस्टॉल है उससे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई पिन एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर सामने ऑप्शन रहेगा डाउनलोड का, तो सिंपली डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके चालान की एक पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको एक्सेल यूटिलिटी में आ जाना है और यहाँ पर पार्ट बी एटीआई में आकर के जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसका सेक्शन 140B में यहाँ पर डिटेल एंटर करना है। तो आपका जो चालान का पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग आपके चालान का जो भी बीएसआर कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो डेट भी यहाँ पर एंटर कर देनी, और चालान सीरियल नंबर जो कि आपको चालान की पीडीएफ में मिलेगा वो एंटर कर देना है, और जितने रुपए का आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट भी एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कॉलम नंबर 13 में आपका जो भी टैक्स था वो 0 हो गया। तो ये यहाँ पर कॉलम नंबर 13 में 0 होगा तभी आप आईटीआर भरने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आईटीआर नहीं भर पाओगे। तो सिंपली चालान की डिटेल एंटर करने के बाद में इनकम टैब के होम ऑप्शन पर आ जाना है, और अगेन से यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट जेसॉन ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ओके
ओके एंड देन ओके। इसके बाद में सेव जेसॉन ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी एक्सेल यूटिलिटी की एक छोटी सी फाइल जेसॉन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो वही फाइल आपको अपने ITR के अगेंस्ट में अपलोड करनी है। तो जब तक यहाँ पर जेसॉन का क्रिप्शन होता है तब तक आपको वेट करना है, इस विंडो को मिनिमाइज नहीं करना है, अदरवाइज आपकी ये एक्सेल फाइल हैंग हो जाएगी। जेसॉन फाइल का जैसे ही जनरेशन सक्सेसफुल होगा तो आपके सामने एक अलर्ट आ जाएगा कि आपकी जेसॉन फाइल कहाँ पर सेव हुई है। तो आपकी जेसॉन फाइल वहीं पर सेव हुई है जहां से आपने ये मेन एक्सेल फाइल ओपन की है। तो जिस फोल्डर में आपने एक्सट्रैक्ट की थी वहीं पर आपकी ये जेसॉन फाइल सेव हुई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। फाइलिंग टाइप अपडेटेड ITR 1 और ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, और फिर यहाँ पर जो भी आप ITR भर रहे हो 1, 2, 3 या 4 वो आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर अपडेटेड ITR की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन है कि आप अपडेटेड ITR को नेगेटिव में नहीं भर सकते। दूसरी कंडीशन है आप इसमें किसी भी प्रकार की टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर अगर आपका किसी भी तरीके का रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड भी आप अपडेटेड ITR के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 132 में किसी भी प्रकार की पेनल्टी प्रोसीडिंग का केस चल रहा हो तो भी आप ITR नहीं भर सकते, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अपडेटेड ITR भरने के लिए आप न तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, न ही किसी भी प्रकार के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और तो और अपडेटेड ITR भरने के लिए आपको 1000 की लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। बिना लेट फीस का पेमेंट किए आप ITR नहीं भर सकते। सिंपली कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर अटैच फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो जेसॉन फाइल बनाई थी ITR की उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जेसॉन फाइल पर वैलिडेशन होगी। तो अगर यहाँ पर आपकी ITR की वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो सिंपली आपको नेक्स्ट करके ITR 1 की फाइल को आधार OTP से वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप भी असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR भरने से चूक गए हो और अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप अभी भी सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2030 तक अपना अपडेटेड ITR भर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।